यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। क्योंकि जो है संवैधानिक विकास का तात्पर्य है कि जैसे कई किन क्रमों में जो है हमारा संविधान का जो है विकास हुआ था, तो उसको हम लोग देखेंगे कि देश के आज़ादी के बाद जो है जब संविधान लागू हो गया तो कुछ नियम अंग्रेज जो पहले से चलाया करते थे उसको भी जो है संविधान में शामिल करना पड़ा, और कुछ नियम थे तो इसीलिए जो है भारत के जो संवैधानिक क्रमिक विकास हुआ, अंग्रेज क्या क्या नियम लाए थे जब अंग्रेजों का शासन था, उसके बाद कैसे धीरे धीरे वे परिवर्तन करते गए, कैसे जो है अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए उन्होंने दिन प्रतिदिन अपने नियमों को और जो है कड़ा बनाते गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल सके और अपने देश ले जा सके। और पूरे देश को इन्होंने किस तरह से पूरे देश में नियम लागू किए और पूरे देश को किस तरह इन्होंने गुलाम बनाया, और दिन पे दिन अपने नियमों को जो है ये परिवर्तित करते गए कैसे कैसे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि संविधान का क्रमिक विकास, मतलब जो संविधान बन के आज तैयार हुआ है वो किसी एक दिन या एक महीने या एक साल का जो परिणाम नहीं है, वो कई सालों की कहानी है जिसके कारण जो है संविधान का जो है एक क्रमिक विकास हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। पहले आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश ताज का शासन, यहाँ पर मतलब क्या है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में आई और जब बंगाल पे जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो धीरे धीरे जो है अपने हिसाब से जो है ये नियम बनाना शुरू कर दी। क्या क्या नियम बनाई, और फिर कुछ दिनों बाद सीधे ब्रिटेन के संसद से जो है कंपनी के लिए अलग से नियम बन के आने लगे और वही नियम जो है भारत में लागू होने लगा। तो जब ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था उस दौरान जो है कुछ नियम बनाए गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपसे जो है पूछता है एग्जाम में कि रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में, डेट दे देगा और एक तरफ डेट दे देगा एक तरफ एक्ट दे देगा, आपको जो है मिलान करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, याद करना पड़ेगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ये नए नए कानून जो है बार बार अपने ही नियमों को क्या है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है दिन पर दिन जो है उनको और जो है कड़ा करते गए या सुधार करते गए। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इन पूरे चार्टर एक्ट को हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे और थोड़ा शार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में भी आ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा और बहुत विस्तार से दिया हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ताकि जो है आपको एग्जाम में आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप याद कर सकें। हुआ ये देखिए लास्ट एक्ट को देखिए 1853 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसके बाद ही क्या है भारत में जो है 1857 की क्रांति हुई। 1857 की जो क्रांति हुई थी और इसी क्रांति के कारण जो है पूरे देश में एक प्रकार का जो है विद्रोह फैल गया अंग्रेजों के प्रति। तो जो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल थे उस पर जो है ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसकी जब नजर पड़ी कि जो क्या कारण था कि भारत में जो है इतनी जो 1857 का विद्रोह हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ, तो उन्होंने जो है इसको देखा और उसके बाद कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कानून बना रही थी उस कानून को जो है अब हम नहीं लागू होने देंगे। अब हम जो है ब्रिटेन के संसद से ही जो है भारत के लिए कानून बना के भेजेंगे और यहाँ बैठे जो गवर्नर होंगे वो जो है उन नियमों को जो है फॉलो कराएंगे। तो इसी को कहता है ताज का शासन। ताज यानी क्राउन, यानी सीधे सीधे जो सत्ता थी वो महारानी के हाथ में चली गई। 1853 के एक्ट तक तो जो कानून बनाते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनाती थी, लेकिन जैसे ही 1857 की जब क्रांति हुई और इसके कारण जो है पूरे देश में एक प्रकार से जो है विद्रोह की लहर दौड़ी, तब जो है ब्रिटेन की जो संसद ने सोचा कि जो है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जिसके वजह से जो है पूरे देश में विद्रोह हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत जो है यहाँ का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताकत थी उसको अपने हाथों में ले लिया और वहाँ की संसद ने कहा कि हम यहाँ से जो है नियम और कानून बनाएंगे और ये कानून जो है भारत के देश में लागू होगा। तो उसके बाद जब ये संसद में जब चला गया तो उसको जो है भारत शासन अधिनियम कहने लगे हम। 1858,
भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया, भारत परिषद अधिनियम जो है 1909, इसको मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। उसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम 1919 आया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आज भी हमारे देश के संविधान में लगभग जो है 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें बहुत सारे जो अनुच्छेद थे वो आज भी हमारे ही देश संविधान में लागू हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है कि जो पीछे से चला आ रहा जो संविधान की जो है उसमें ये सब संविधान जो है पुराने पुराने जो नियम थे वो मिलेंगे। तो हम जो पढ़ेंगे तो उसको जो है जानना जरूरी है कि पुराने जो नियम क्या क्या थे, अंग्रेजी शासन ने कैसे कैसे नियम बना रखे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कैसे नियम बनाए थे, फिर उन नियमों में क्या क्या परिवर्तन किया गया। फिर आगे जो हम लोग अपने संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ और इनमें क्या क्या नियम थे। तो बहुत शार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे और दोनों को, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश ताज का शासन। तो ताज के शासन के अंतर्गत जो है 1858 के बाद के जो नियम आते हैं वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज कह लीजिए कि सीधे वहां के पार्लियामेंट से बन के नियम आते थे। ये इसलिए उनको भारत परिषद अधिनियम कहते थे। और ये जो एक्ट थे वो जो है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू बन के आते थे, इसलिए इनको एक्ट कहा जाता था। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है पॉलिटी शुरू किए हैं और पॉलिटी जो है संविधान और राज व्यवस्था के लीजिए कि जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है। और शुरुआत हो चुका है पॉलिटी का और हम लोग जो है किस तरह जो है संविधान बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा पीछे से पढ़ रहे हैं ताकि हमको जो है अच्छे से समझ में आ सके कि संविधान बनने की जो प्रक्रिया या संवैधानिक विकास का जो क्रम क्या था। तो उसमें जो है हमने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था दो डायग्राम के माध्यम से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्ट कौन कौन से थे और जो है जो ताज क्राउन के जो अधिनियम कौन कौन से थे उसको जो है डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो है उसमें से जो महत्वपूर्ण एक्ट और जो अधिनियम है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे विस्तार से, क्योंकि अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसका जो है उद्देश्य क्या था कि कंपनी के कार्यों को जो है नियंत्रित करना, कि किस तरह जो है कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। कहने का तात्पर्य है कि जब कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई और व्यापार करने लगी, अच्छा खासा जो है मुनाफा कमाने लगी, तो जो कंपनी को चलाने वाले लोग थे उनका जो है लालच बढ़ने लगा धीरे धीरे और अच्छा खासा जो है कह लीजिए कि यहाँ के उनकी आमदनी होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है निजी कंपनी के कार्यों को ना ध्यान में देकर जो है अपना निजी जो है लाभ और स्वार्थ देखने लगे। तो इसको देखते हुए कंपनी जो है एक एक्ट बनाना शुरू कर दी। कंपनी ने क्या किया कि जो मनमाने ढंग से जो है कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो मनमाने ढंग से काम करने लगे, उन पर नियंत्रण करने के लिए जो है कंपनी ने जो है समय दर समय जो है कह लीजिए कि जो है एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे जो है नियंत्रित करने के लिए जो है एक्ट जो है बनाने लगी। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्योंकि इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक्ट और अधिनियम रहेंगे सिर्फ उसको हम लोग पढ़ा जाएगा और विस्तार से पढ़ा जाएगा ताकि आप जो है अच्छा खासा एक नोट्स बना सके। आइए हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको जो है चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस एक्ट का जो है लाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो है कंपनी के कार्यों को जो है कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, यानी कि जो मनमाने ढंग से जो कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जो काम कर रहे थे, जिससे कंपनी को ज्यादा लाभ न होकर के वो अपना निजी लाभ ज्यादा कमा रहे थे। तो कंपनी ने सोचा कि जो है कंपनी के कार्यों को क्यों न धीरे धीरे जो है उनके अधिकारियों पे नियंत्रित किया जाए। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना।
तो उसमें एक्ट में क्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। प्रमुख प्रावधान उसमें था, एक नंबर अगर देखेंगे तो पहली बार कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली। कहने का तात्पर्य है कि जो कंपनी बिना नियम कानून के अपने हिसाब से जो अधिकारी चलाते थे, अब धीरे धीरे जो है कंपनी जो है एक तरह से प्रशासनिक ऑफिशियल और पॉलिटिकल जो है एक ढांचा बन के तैयार हुआ, एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ कि कंपनी को किस तरह से चलाना है। और दूसरा पॉइंट है आपका, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहां पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, डायग्राम बनाए हैं आपको, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेजों के पास जो है इनकी 3 प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो तीनों प्रेसिडेंसियों के अपने अलग अलग जो है गवर्नर हुआ करते थे। तीनों प्रेसिडेंसियों के जो है अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। तो जब ये एक्ट 1773 आया तो इस एक्ट के थ्रू जो है तो इस एक्ट के थ्रू जो है 1773 का जो एक्ट आया, उस एक्ट ने जो है बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि तीनों जगह जो है तीनों प्रेसिडेंसियों पे जो गवर्नर हुआ करते थे, अब जो है बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल हो गया। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो बॉम्बे का गवर्नर और जो मद्रास का गवर्नर था वो अब बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गया। पहले जो है तीनों गवर्नर स्वतंत्र रूप से कार्य किया करते थे, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू जो है बंगाल के गवर्नर को जो है शक्तिशाली बना दिया गया और उसको ताकत दे दी गई। तो बंबई के जो गवर्नर और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के जो है अधीन आ गए। तो बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल कहलाने लगा और उसकी जो शक्तियां थी वो काफी बढ़ गई। ठीक, यहां पर आप देखेंगे सभी प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई। अभी आपको हमने समझाया कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, वो उनके अधीन आ गए। गवर्नर की सलाह हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब जो गवर्नर जनरल बन गया था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया, उसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय जो है परिषद का गठन किया गया ताकि उसके कार्यों को जो है आसान कर दिया गया, ताकि 4 सदस्यों की जो है कमेटी बना दी गई। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया, तो ये 1773 एक्ट में आया था। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार व उपहार लेने पर प्रतिबंध। ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कंपनी के जब अधिकारी और जो कर्मचारी थे, कह लीजिए कि मनमाने ढंग से जो है भारत के जो राजा थे इनसे जो है निजी लाभ के लिए जो है उपहार के रूप में बहुत ज्यादा जो है पैसे लेने लगे। तो जब कंपनियों के कह लीजिए कि कंपनी का जो फायदा था वो थोड़ा कम होने लगा, कहीं ना कहीं कंपनी का जो है घाटा होने लगा और जो है गवर्नर थे उनको जो है ज्यादा फायदा होने लगा, यानी कि निजी लाभ उनको होने लगा। तब जो है काका जो कंपनी के अधिकारियों को जो है कंपनी जो सोचा कि जो है निजी व्यापार और उपहार पर जो है रोक लगा दें। तो कंपनी ने जो है अधिकारियों को कंट्रोल में करने के लिए, ताकि ये अपना निजी व्यापार जो कर रहे थे या वो राजाओं से उपहार ले रहे थे उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया ताकि कंपनी का मुनाफा बढ़ाया जा सके। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कह रहे हैं कि जो कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कह लीजिए कि जो 4 सदस्यों की जो परिषद की कमेटी का जो गठन किया गया, 4 सदस्यीय परिषद का जो गठन हुआ उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी के ऊपर जो एक तरह से एक गवर्नर जनरल हो गया, उसके 4 सदस्य हो गए, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तरह जो है कंपनी को जो है नियंत्रित किया जाने लगा।
इस एक्ट में जो है एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि इस एक्ट के द्वारा जो है 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना हुई थी। कह रहा है कि कलकत्ता में पहली बार 1774 में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक उसके एक साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की इन्होंने। और उसमें जो है मुख्य जो न्यायाधीश थे, कह लीजिए कि अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका गठन किया था, तो अंग्रेजों का जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है जब बहुत गहराई से पूछता है, तो एलिजा इम्पे जो है 1774 में जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था तो उसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज जब पहली बार होता है तो वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें 3 और जज थे, न्यायाधीश थे, जिनका नाम था लिमेंस्टर, हाइड और चेम्बर्स। ये 3 अन्य थे, लेकिन आपको जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना जरूरी है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार जो है कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी अधिकारी या जो गवर्नर थे वो मनमाना जो है कंपनी के कार्यों से हट के कोई और जो है निजी लाभ न कमा सके, इसीलिए जो है कंपनी को जो है नियंत्रित किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया।